हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2022। मुझसे काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशंस मांगी थी कि मैं अपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स उनके साथ शेयर करूं, तो मैं इंडिविजुअली शेयर ना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं ये। आज का जो ब्रॉडर विजन है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स का एक होलिस्टिक सा व्यू ले लेंगे कि होते क्या हैं, क्यों हमें इसमें करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करने के तरीके कौन से हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे 5 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और उस ईच कैटेगरी का जो टॉप का म्यूचुअल फंड परफॉर्मर है वो हम पिक करके आपको देंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप बाय कर सकते हो म्यूचुअल फंड। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आपको सीधे भी दे सकता हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, बट इसमें मैं थोड़ा सा एनालिसिस पे आपको स्ट्रेस दूंगा ताकि आप भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस सीख सकें, ताकि आगे से आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े कि आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स पिक कैसे करने हैं। सो कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली कंपनीज जो आपसे पैसा लेके शेयर मार्केट में डालती हैं। हमें क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं शेयर मार्केट में, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मार्केट को। वो एंट्री लेवल्स अच्छे से पहचानते हैं, एग्जिट लेवल्स अच्छे से पहचानते हैं, वो ग्लोबल मार्केट्स प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं कंपेयर टू अस। वो फुल टाइम इस प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं, फुल टाइम इसमें है कंपेयर टू अस, जो हम फुल टाइम कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम पार्ट टाइम इसमें कर रहे हैं। उस अगर आपका सोल पर्पस ये है कि आपको रिटर्न्स बनानी है, तो एक पीस ऑफ माइंड भी है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अगर आप खुद शेयर मार्केट में जाओगे, कहीं स्टक हो जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ वो ऑन द बैक ऑफ योर माइंड आपको हिट भी करेगी। तो बेटर यही है कि अगर आपको कुछ शेयर मार्केट से किक नहीं मिलता, आपका सोल पर्पस रिटर्न्स बनाने का है, तो आप म्यूचुअल फंड्स पे ही रहो। और कुछ पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने आज तक म्यूचुअल शेयर मार्केट में अच्छी रिटर्न्स नहीं बनाई है, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे रहे हो कहीं ना कहीं। आप देखो कि म्यूचुअल फंड्स में कितने रिटर्न्स बना के दिए पिछले 5 साल में, और आप कितने रिटर्न्स आपने बनाए हैं। तो अगर आपका पैसा आइडियली पड़ा है और उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, तो व्हाई डोंट स्विच टू म्यूचुअल फंड्स। ये आ गया म्यूचुअल फंड्स का एक मोटा मोटा, मैंने आपको बता दिया कि क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड थिंग हम डिस्कस करेंगे, कौन से दो रूट हैं जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन इज़ लमसम एंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक ही बारी इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड्स में, तो हम उसको बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़ा है, आपको एक ही बारी म्यूचुअल फंड में डालना है, तो हम उसे लमसम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर 10 लाख रुपये पड़ा है, वो ही आपको एक ही बारी में म्यूचुअल फंड में डालना है, तो हम उसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हाँ, अगर आपको टुकड़ों में डिवाइड करके हर महीने उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको हम एसआईपी बोलेंगे। एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत ही डिसिप्लिन वे है इन्वेस्टमेंट का। और इसमें एक आपको एक अपर एज मिलता है ऑनलाइन लमसम इन्वेस्टमेंट, वो ये कि आपको ऑटोमेटिकली इसमें एवरेजिंग हो जाती है। ना आप ज़्यादा महंगा खरीदते हो, ना ज़्यादा सस्ता खरीदते हो, तो एक एवरेजिंग हो जाती है। लमसम में इन्वेस्ट करते वक्त आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको टाइमिंग मार्केट की आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपने हायर लेवल्स पे ले लिए, जब मार्केट हाई पे चल रही थी, अगर तब मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए, और अगर मार्केट थोड़ी सी गिरी, 10% 20% करेक्ट हो गई, तो मेरा 10 लाख रुपया भी 9 या 8 लाख हो सकता है, या 6 लाख हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने कौन सा म्यूचुअल फंड चूज किया है, उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है उस म्यूचुअल फंड का। देन अब हम जो बेसिकली जो हमने जिसके लिए वीडियो बनाया वो डिस्कस कर लेते हैं, 5 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड और उसमें टॉप परफॉर्मेंस। जो 5 ब्रॉडर कैटेगरीज मैंने चूज करी हैं आज, वो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये टैक्स सेविंग फंड्स रहेंगे, और इसमें 3 इयर्स का लॉक इन रहेगा। सेकंड इज स्मॉल कैप फंड। ये टॉप 250 को छोड़ के जो नीचे की कंपनीज है, उस कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी का जो फंड हाउस होता है उसको स्मॉल कैप फंड्स बोलते हैं हम। मिड कैप फंड्स, 100 मिड कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो टॉप 101 से 250 कंपनीज ऑन बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और लार्ज कैप फंड जो है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है, टॉप 100 म्यूचुअल फंड की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी भी प्री डिटर्मिंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। उनको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी लगेगी, वो उधर ही इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि स्मॉल कैप में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो स्मॉल कैप में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उनको लगता है कि लार्ज कैप अभी काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, तो वो लार्ज कैप को अपना फंड ज़्यादा एलोकेट करेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी फंड एलोकेशन, कोई भी रिजिड फंड एलोकेशन नहीं है। उनको जहाँ भी ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। कमिंग बैक टू हमारा जो पहला
म्यूचुअल फंड है, वो कैटेगरी है, वो ईएलएसएस आती है। ईएलएसएस कैटेगरी एटीसी के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट देती है। 1.5 लाख की इसमें अपर कैप है। 3 इयर्स का लॉक इन है। 3 इयर्स का लॉक इन ऐसे, अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट, वन मोर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एसआईपी रूट के थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो मतलब मंथली वो लॉक इन जो है आपका मंथली खुलेगा 3 इयर्स के बाद। ऐसा नहीं कि आपका सारा पैसा 3 साल के बाद, आप जो आपने 1,000 रुपये आज डाला वो 3 साल के बाद खुला, जो मैंने अगले महीने डाला होगा 1,000 रुपया, वो 3 साल के बाद उसी महीने में खुलेगा। तो ये जो लॉकिंग होगी वो भी आपकी पार्ट पार्ट होगी, 1,000 हर महीने अनलॉक होगा। ऐसा नहीं कि सारा एक साथ होगा। तो ये जो है ये काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस लिस्ट, ये लिस्ट जो है मैंने moneycontrol.com से निकाली। अगर किसी को ये लिस्ट चाहिए होगी तो मैं उसके साथ शेयर भी कर दूंगा। और मनी कंट्रोल में जाके म्यूचुअल फंड्स का एक ऊपर एक टैब आता है, वहाँ पे आप चूज़ करके ये पूरा डेटा एक्सेल में ले सकते हो। इसको मैंने पहले ही फ़िल्टर कर दिया बेस्ड ऑन द 5 इयर्स रिटर्न। जो भी टॉप की रिटर्न्स थी मैंने उसके बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर दिया हुआ, जो लोअर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड थे। तो जो मेरे टॉप के म्यूचुअल फंड्स इसमें निकल के आए हैं, तो वो है क्वांट टैक्स प्लान, डायरेक्ट क्वांट टैक्स प्लान, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड, मेरा ये एसेट टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। सो एनालिसिस जो हम करेंगे इस थोड़ा इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ कि अभी आप देखोगे हम एनालिसिस के क्राइटेरियाज क्या क्या चूज़ करेंगे। एक हम चूज़ करेंगे एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट होती क्या, पहले वो सुन लो। एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी भी फंड हाउस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा मैनेज कर रहा है, उसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलेंगे। उस फंड हाउस मतलब उस म्यूचुअल फंड के, उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कितना पैसा उनके पास पड़ा है, ये बताता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे क्वांट टैक्स प्लान अगर आप यहाँ पे देखो, तो इसका जो एयूएम है वो 1787 करोड़ है। मतलब इस टाइम पे इसके पास 1787 करोड़ रुपया पड़ा है लोगों का, जो इसने फर्दर इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, मतलब शेयर्स में, सॉरी। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको समझ आएगा। क्रिसील रैंक क्या है? क्रिसील एक रेटिंग एजेंसीज है जो म्यूचुअल फंड्स को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। सो क्रिसील की जो रेटिंग है, 1 जो है सबसे लोएस्ट है, 5 मतलब सबसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। सो क्रिसील की रेटिंग के हिसाब से क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ टॉप का फंड है, जिसमें आने वाले टाइम में जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी है और जिसके फ्यूचर में भी अच्छी रिटर्न्स हो सकती है। सो जो मेरी एनालिसिस कहती है, और इसमें हम एनालिसिस करेंगे क्रिसील रैंक, कोई भी हमारा क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिसील रैंक हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम इन्वेस्ट करेंगे एयूएम के बेसिस पे और पास्ट 5 इयर्स की रिटर्न्स के बेसिस पे और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के बेसिस पे और कैश अवेलेबिलिटी आज की डेट में उस फंड हाउस के पास कितनी है उसके बेसिस पे। और एक्सपेंस रेशो, अगर आप यूट्यूब पे ना वीडियोस शेयर करोगे, वीडियोस देखोगे या फिर गूगल पे सर्फ करोगे, तो उसमें एक और क्राइटेरिया, और मतलब काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंस रेशो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी फंड हाउस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते वक्त। बट मैं यहाँ पे उसको इग्नोर करूँगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशो जो भी है वो इस आपके ईयरली रिटर्न्स या 2 ईयर के रिटर्न या 3 ईयर के रिटर्न या 5 ईयर रिटर्न में इंक्लूडेड होती है। उसको सेपरेटली इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज़ आपके पास जैसे इसी चार्ट में आप देख लो, क्वांट टैक्स प्लान है और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड है। इसकी 5 इयर्स की रिटर्न है 24%। ये जो इसके एक्सपेंसेस है वो निकाल के ये रिटर्न मेरे को निकाल के दे रहा है। और ये बैंक ऑफ इंडिया के टैक्स एडवांटेज फंड की जो रिटर्न है 16%। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो तो पहले ही इंक्लूडेड है, हम उसको सेपरेटली क्यों इंक्लूड करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई फंड हाउस मेरे को 24% रिटर्न बना के दे रहा है और उसके आगे पीछे कोई भी दूसरा फंड फटक फटक भी नहीं रहा है, 16% सेकंड वाला मेरे को बना के दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया, तो 8% का ऐसे ही डिफरेंस है। तो कुछ तो वो लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है मतलब, और कुछ तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपेंस रेशियो हमने एक्सक्लूड कर लिया। तो आज जो हम अ, पूरी एनालिसिस करेंगे वो एयूएम के बेसिस पे करेंगे। एयूएम में आपको क्या देखना है, एयूएम किसी भी फंड हाउस का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी फंड हाउस के पास बहुत ही इनफ्लो है एसआईपीस का, और सपोज जैसे आज की डेट में मार्केट काफ़ी ऊपर के लेवल पे बैठी है, तो इतना फंड, अगर पहले ही आप इतना बड़ा फंड हाउस मैनेज कर रहे हो, ऊपर से आपका इन्फ्लो ज़्यादा है, आपके पास नया पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपके पास मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ना। तो आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे? या तो आप उसको कैश में रखोगे, या तो आप फोर्स्ड इन्वेस्टिंग करोगे कि आपको कहीं ना कहीं आप वैल्यू ढूंढोगे जहाँ पे नहीं भी है।
तो उस बेसिस पे हम जो लार्जर एयूएम वाले फंड हाउसेज हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ को ग्रो करना इजी टास्क है इन कंपैरिजन टू 20,000 करोड़। ज़्यादा फंड होगा तो ज़्यादा डिफिकल्टी भी है। और स्मॉल फंड्स हैं, तो अगर आपके पास एयूएम कम है, उसका क्या चैलेंज है? उसका चैलेंज ये है कि आपके पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सो एक बैलेंस्ड एयूएम होना चाहिए ना, आपको हमें ज़्यादा एयूएम वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ना ही बिल्कुल ही कम वाले एयूएम में। सो मोटा मोटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि क्राइटेरियाज क्या रहेंगे। अब हम फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं 5 कैटेगरीज की, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ईएलएसएस में मैंने आपको बता दिया कि कौन टैक्स प्लान सबसे बढ़िया कर रहा है। 5 ईयर्स का 24 है, 3 ईयर्स का 42 है, 2 ईयर्स का 12% है, और एयूएम भी इसका बढ़िया है, 1787 करोड़ है, कंपेयर टू अगर आप बाकी फंड्स देखोगे इसमें 644 है, तो एयूएम भी अच्छा है इसका। और आने वाले टाइम में जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस देगा, तो मुझे लगता है कि इसका आने वाले टाइम में एयूएम भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। सो बाकी फंड हाउसेज हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे हम जो पिक करेंगे वो है कौन टैक्स प्लान ग्रोथ। ये हमारा है ईएलएसएस कैटेगरी का किंग, मतलब ये इस कैटेगरी का सबसे बढ़िया फंड है। तो अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है तो कौन टैक्स प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। और इसको हम ईयरली भी इवैल्यूएट कर लेंगे, अगले साल फिर से इवैल्यूएट कर लेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इसके कंपैरिजन में कोई और फंड तो नहीं आ रहा। बट फॉर दिस ईयर ऑब्वियसली कौन टैक्स प्लान इज मतलब जो बेस्ट फंड है। तो अब हम फटाफट चलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप फंड में जो टॉप के 5 फंड्स हैं, 5 फंड्स हैं पिछले 5 साल की रिटर्न्स के बेसिस पे, वो है पीजेएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और इसमें जो है मेरी पिक रहेगी वो रहेगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। उसका रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका आप बोलोगे कि इसका एयूएम ज़्यादा है, फिर भी मैंने इसको चूज़ किया। मैं इसके दो रीज़न हैं मेरे इसको पिक करने के, क्वांट फ्लेक्सी कैप और पीजेएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर चूज़ करने के। एक रीज़न ये है कि पराग पराग फ्लेक्सी कैप फंड में एक एडवांटेज जो आपको मिलता है, वो इसका जो भी पोर्टफोलियो का 20% है वो फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट है। मतलब अगर आपको अमेजोन या फिर फेसबुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप अगर आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका 20% फंड्स जो है इन्हीं तीन तीन चार कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। सो इन इस ये एक एडवांटेज आ गया बाकी दो फंड्स के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि अभी यूएस मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, तो इसलिए ये कम मतलब इसकी रिटर्न्स उतनी बढ़िया आपको दिख नहीं रही होंगी यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर टू। बढ़िया है इसकी रिटर्न्स बट इन कंपैरिजन टू अदर टू। और एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जब मार्केट गिरी होती है तब आप इन्वेस्ट करो तो आपके लिए बढ़िया है। तो आज की डेट में 20% जो उसका पोर्टफोलियो है वो 52 वीक लो पे चल रहा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्ट करने की। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3-4 साल में ये आउट परफॉर्म करेगा बाकी दो फंड्स को। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि बाकी दो फंड्स हैं उनके पास 5% कैश अवेलेबिलिटी आज की डेट में, बट की जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पास 10% कैश अवेलेबिलिटी है। जो ये मैं कह रहा हूँ 10% कैश अवेलेबिलिटी, इसका कहने का मतलब क्या है, 25,996 करोड़ रुपए का इसका ए यू एम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके पास आज की डेट में 26,000 मोटा मोटा 26,000 करोड़ रुपए पड़ा है। उसमें से 10% जो है इसके पास कैश पड़ा है इन केस ऑफ फर्दर मार्केट फॉल। अगर इंडियन मार्केट भी गिरती है और यूएस मार्केट फिर से गिरती है, तो आपको एक अपर एडवांटेज ये मिलेगा कि इनके पास पैसा है उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो पराग पारे के जो दो रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्ट करने के, वो ये हैं कि एक तो फॉरेन इक्विटीज़ में ये इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा ये कि तीसरा एक और मैं आपको रीज़न देना चाहूँगा कि इसमें अगर 20% ये फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें आपको एक और जो फ़ायदा होगा वो डॉलर एप्रिसिएशन का होगा। सपोज़ वो शेयर जो हैं वो तो अलग से अप्रिशिएट करेंगे यूएस मार्केट के शेयर्स, बट जब वो कन्वर्ट होकर इंडियन करेंसी में आएंगे तो आप जैसे जानते हो कि डॉलर के रेट बढ़ ही जा रहे हैं, तो आपको वो भी एक डबल एज मतलब आपको एक अलग से फ़ायदा होगा। तो तीन रीजंस हो गए इसमें इन्वेस्ट करने के, एक तो इनके पास कैश अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एक तो फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं 20%, तीसरा एक फॉरेन करेंसी हमें एडवांटेज है। और इसके बाद हम मूव करेंगे स्मॉल कैप फंड्स में। स्मॉल कैप फंड्स के जो मैंने मनी कंट्रोल से डेटा लिया उसमें सरप्राइजिंगली मुझे दो फंड्स नहीं मिले जो कि बहुत बढ़िया फंड्स हैं। एसबीआई स्मॉल कैप नहीं मिला और कॉन्ट स्मॉल कैप नहीं मिला। कॉन्ट स्मॉल कैप का जो कॉपस है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं उसकी रिटर्न्स लेकिन बढ़िया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको करना होगा डिवाइड, तो आप
मतलब थोड़ा-सा पोर्शन अगर क्वांट स्मॉल कैप में देना चाहो तो दे सकते हो, बट माय पिक इन दिस सेगमेंट इज़ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। उसके रीज़न मैं बताता हूँ। क्रिसिल रैंक मैंने देखा नहीं, आप जाके चेक कर सकते हो, बट मेरे को क्रिसिल रैंक कम भी हो तो चलता है, मैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पे लेता हूँ। आप कंपेयर करोगे कि पिछले 10 साल का जो है, मतलब 2 फंड हाउसेस में हैं जो जिनका पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। दोनों के 25% के रिटर्न है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट एडवांटेज एसबीआई स्मॉल कैप का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर क्या है कि इनके एयूएम थोड़ा कम है। 14,043 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। निपॉन इंडिया का कॉपस बहुत बड़ा है, ये मैनेज कर पाना आने वाले टाइम में काफ़ी टफ होने वाला है। दूसरा एडवांटेज ये है कि एसबीआई स्मॉल कैप के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम के पास आज की डेट में 17% कैश में पड़ा है पैसा। मतलब 14,043 करोड़ रुपए में से 14,043 करोड़ रुपए में से 17% इनके पास कैश में पड़ा है। मार्केट यूएसए मार्केट्स जैसे आपको पता है रिसेशन में जाएंगी, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आएगा, स्लोली आएगा। आज नहीं दिख रहा है तो अगले साल आएगा। लेकिन उस टाइम को अगर किसी कंपनी ने फ़ायदा उठाना है तो उसके पास कैश होना चाहिए। अगर आपको मार्केट फॉल का फ़ायदा उठाना है, कोविड में उन्हीं लोगों ने पैसे कमाए जिन्होंने कैश पे बैठे थे, जो फुल्ली इन्वेस्ट थे, वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास कैश ही नहीं था, वो नेक टिल नेक वो इन्वेस्टेड थे। तो एस बी आई स्मॉल कैप के पास एक एडवांटेज ये है कि ये इनके पास कैश अवेलेबिलिटी 17%, दूसरा इनका एयूएम कम है। इसलिए मैं एस बी आई, मेरी यहाँ स्मॉल कैप में पिक है एस बी आई स्मॉल कैप फंड। तो मैंने तीन फंड्स आपको बता दिए। अब हम मूव करते हैं लार्ज कैप फंड में। लार्ज कैप फंड में भी मैंने फ़िल्टर पहले ही लगा दिया था, तो इसमें तो एक ही किंग है जो यहाँ अगर आप देखोगे। 5 ईयर्स का 13% है, 3 ईयर्स का 17%, 2 ईयर का 35% है, 1 ईयर का 6% है। तो बाकी ईयर्स आप देखोगे तो ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बाकी फंड्स को ईजिली आउट परफॉर्म कर रहा है। और मैं सरप्राइज तब हुआ जब मैंने देखा 1 ईयर्स की रिटर्न बाकी सब फंड हाउसेस के माइनस में, बट एक ही फंड है जो आपको पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और ऐसे प्रूडेंशियल भी अच्छी, मतलब प्लस में रिटर्न दिया इसने, बट ऐसे प्रूडेंशियल का कॉपस बहुत बड़ा है, तो मैं इतने बड़े कॉपस के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे मेरी पिक यहाँ पे है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और यहाँ पे मैं क्रिसिल के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, अगर वो बोल रहा है कि 5 रेटिंग, और मेरा भी एनालिसिस यही कहते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक बढ़िया फंड है आपके लार्ज कैप पोर्टफोलियो को देखने के लिए। इसके बाद हम जाते हैं मिड कैप फंड में। मिड कैप फंड मैंने पहले ही फ़िल्टर मार के रखे हैं। तो इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो है क्वांट मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। सो मेरी पिक आपको मैं आपको जस्ट मिनट। मेरी पिक यहाँ पे मतलब मैं डाइवर्सिफिकेशन करने को बोलता हूँ कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आप कोई भी अपना पैसा, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 कंपनीज में अलग अलग डालोगे, है ना। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप डाइवर्सिफाई कैसे करते हो, आप थोड़ा स्मॉल कैप में डालते हो, थोड़ा लार्ज कैप में डालते हो, थोड़ा मिड कैप में डालते हो। तो वो भी एक काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरी, जैसे अगर हम क्वांट के फंड्स, अगर मैं आपको साथ पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहूँगा, पिछले 2-3 साल में ना क्वांट बड़ी निकल के सामने आई कंपनी की। इसके ये फंड हाउस काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसके जो फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। बट हमें कोई भी एक कंपनी का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लेना है। क्वांट में हम पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं, 2-3 जगह मैंने आपको ऐसे सेकंड चॉइस रिकमेंड किया। तो लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप पीजीआई इसमें अगर आप, हम क्वांट को ओवर एक्सपोजर नहीं देंगे। सपोज कल को किस कंपनी में कुछ माल फंक्शनिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम सारा अपना कॉपर्स एक ही जगह नहीं डालेंगे, हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कंपनी वाइज भी करें। तो मिड कैप जो फंड है उसमें मेरी जो पिक है वो है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। आज के जो 5 फंड हाउसेस मैंने आपको 5 टॉप के फंड्स जो निकाल के दिए हैं जिसमें मैं भी अपनी रिटर्न स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है क्वांट टैक्स प्लान, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये अपने सेगमेंट के टॉप के फंड्स हैं और आने वाले टाइम में इनमें इमेंस पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो अगर आपने कहीं और किसी के सजेशंस पे कुछ और म्यूचुअल फंड्स लिए हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप उसको शफल कीजिए, अपनी एग्जिस्टिंग एस आई पीज बंद कीजिए, और इन 5 फंड्स में अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। और इसी के साथ मैं आपके साथ लास्ट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप
प्लेटफॉर्म कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर मतलब दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, दो प्लेटफॉर्म, एक तो डीमैट के थ्रू, एक नॉर्मल विदाउट